Welcome to iKnowledge Hub. How are you all my friends? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और सबकी सेहत सही भी होगी। हम ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत हम कुछ चैप्टर शुरू किए हैं जिसके अंदर व्हाट इज मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ फंक्शन देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट देखा। अब हमारा कंटिन्यू चल रहा है वो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि हमने जहाँ तक भी हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा, इसकी हिस्ट्री देखी कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या महत्व है। यानी सामाजिक व्यवस्था पनपते पनपते उसके साथ कुछ बिजनेस के भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद उसकी हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके बेनिफिट भी हमने देखे कि क्या गुड ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए क्या क्या मतलब उसके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो अभी मैंने लास्ट बार बोला था कि हम इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये बुक लिखी गई थी तब एज पर अकॉर्डिंग मैंने जहाँ से भी रेफरेंस लिया है उस हिसाब से मैंने इसके अंदर चार प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके अंदर लाइन यानी कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जाता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है और कैसे होता है। कोई कई कंपनियां, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मतलब अभी भी कंटिन्यू है और अलग अलग इसमें चेंजेस अभी आ चुके होंगे यानी आए हैं। तो वो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि उसके अंदर काफी चेंजेस है। पर फिलहाल हम चार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और उसके अंदर इस एपिसोड में हम सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला है लाइन और डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर कहा गया है कि इट इज द ओल्डेस्ट एज वेल एज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The line organization is a simple and easily understood by the worker, for there is clear-cut identification of the duties and division, authorities and responsibility। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुराना है, जहाँ से हमारी मतलब सिविलाइजेशन हुआ था तब से ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत उसी तरह से हुई। जैसे एक राजा होता है, उसके प्रजा होती है, राजा बोले वो कायदा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह का था कि मालिक जो बोले वो नौकरों को करना पड़ता था। तो वही डेफिनेशन यहाँ कही गई है और ये जो एम्प्लॉइज थे या जो वर्कर थे उनको इजीली समझ में आता था कि ऊपर से बोला गया है तो वो हमें काम करना है, अगर काम नहीं करना है तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सिविलाइजेशन थी। द लाइन फॉर्म अस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन गवर्नमेंट ऑफिस। अभी ये कहाँ देखा जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफिस में देखा जाता है। जो उच्च पदाधिकारी है उनके मतलब आईएएस ऑफिसर है या फिर अलग अलग जो पद पे होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के अलग अलग है, कलेक्टर के वो तो देखा जाए तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये देखा जाता है इन द ऑफिस ऑफ मिलिट्री। और कि फिर वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये मिलिट्री के अंदर सब हमें उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल या लेफ्टिनेंट कमांडर आपको जो भी बोलते हैं उसी का ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्यू बिजनेस ऑल्सो, अब कुछ बिजनेसों में भी इसको देखा गया है। तो इसके अंदर कहा है कि द लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्लान ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी कैरी
your quite readily, particularly in civil service division, बैंक एंड इंश्योरेंस। देखिए मैं ये बैंक और डिवीजन तो बैंक और इंश्योरेंस डिवीजन तो निकल गया है, मतलब इसके अंदर भी काफी डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग चेंजेस आ गए हैं। पर सिविल सर्विसेज जो है, जैसे मैंने कहा कि ये आर्मी है, तो ये सब सिविल सर्विसेज जो होती है उसके अंदर अपर लेवल का जो भी कमांड रहता है, जो भी ऑर्डर होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो होता है वो कैरीड आउट क्वाइटली, मतलब बिना बोले उसे कैरी करना है, और रिडिकली यानी बहुत सख्त तौर पे इसको फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह का राजाशाही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है इन शॉर्टली। सेकंड है functional organization. In a functional organization, authority does not flow from top to bottom. अभी देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि ऊपर से जो ऑर्डर मिला है वो नीचे तक नहीं आता। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, एज इट डन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा वो अलग है। इंस्टेड एक्टिविटीज आर डिवाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से वो उसको फॉलो करना पड़ता है। आगे देखते हैं कि जैसे प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सेल्स है। देखिए ये तीन डिवीजन हो गए, तो हम तीनों को पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो जो बोलेगा तो उसके डिपार्टमेंट के नीचे के लोगों को उस तरह से उसको फॉलो करना है कि क्या कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, केमिकल को कितना मतलब मल्टीप्लाई करना है, कितना ऐड करना है, कितना डिवाइड करना है, या कौन सी मशीन को कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये हुआ उसका ऑर्डर फॉलो करना। सेकंड है फाइनेंस का। तो अगर फाइनेंस का अपर लेवल का इंसान हो या फाइनेंस मैनेजर हो, उसको मालूम है कि कंपनी पास कितना फंड है और किस तरह से कंपनी को आगे चलाना है, तो वो फंड को, फाइनेंस को किस किस जगह पे यूज करना है, एडवर्टाइजिंग के लिए या किस किस डिपार्टमेंट को कितना देना है, तो उसको वो देखना है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स का जो भी बंदा रहेगा, सेल्स मैनेजर रहेगा, तो वो अपने डिपार्टमेंट को भी जितना फंड मिला है तो आपको इस तरह से हमारी सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन मतलब सेल हम लाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर हमारे पास पैसा आएगा, तो वो फाइनेंस के हिसाब से और हमें रिलीज मतलब फाइनेंस हमें और ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मतलब बंदे हैं, जो मास्टर्स हैं, तो वो उसको फॉलो करवाते हैं, मतलब उसको वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जाता है। A specialist is placed in change of each function or group of related function, मतलब उनको उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको फॉलो करना होता है डिपार्टमेंट को, कि किस तरह से अपने डिपार्टमेंट का दिए गए ऊपर के ऑर्डर, तो इन सब के ऊपर भी और कोई होगा, मतलब सीईओ होगा, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑर्डर देगा। तो सोचो कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं उस हिसाब से उन्हें काम का, अपने डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट करना पड़ता है। इन द फंक्शनल form of organization, each supervisor grow in his own specialty and devote all his time to one phase to work। समझे? मतलब वो पूरी कोशिश, मतलब जो बंदा जिसका मास्टर है, समझिए जो मैनेजमेंट का बंदा है तो वो मैनेजमेंट के रहेगा, एचआर में रहेगा, जो प्रोडक्शन का रहेगा वो इंजीनियर्स जो रहेंगे तो वो उसको डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को संभालेंगे, जो सेल्स का बंदा रहेगा वो समय, तो वो अपना पूरा डिवोशन से काम करेगा। सुपरवाइज ग्रो इन द ओन स्पेशलिटी, मतलब उसकी एक स्पेशलिटी रहेगी। एक तो नॉलेज उसका रहेगा, नॉलेज में दो पार्ट है कि एक है तुम्हारा
क्वालिफिकेशन और दूसरा एक्सपीरियंस, ये सब मिला के उसको वो पद दिया जाता है, वो पोस्ट दी जाती है। उस हिसाब से वो हमारे मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है उससे कंप्लीट करने की वो कोशिश करता है। और वो डिवोट ऑल टाइम टू वन फेस ऑफ वर्क, मतलब उसे एक ही फेस में काम करना होता है कि मेरा कैसा प्रोडक्शन रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो उसकी प्रॉब्लम रहेगी कि भाई हमने मार्केट में रखा, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने जो बोला था उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी चीज में अगर कम ज्यादा रहता है तो वो प्रोडक्शन का बंदे को देखना पड़ता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट की प्रोडक्ट को वो मतलब अच्छे मतलब पूरे डिवोशन से काम करता है। सो इसके अंदर आप अगर देखिए, अभी ये बुक की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, जो बुक मैंने लिखी हुई है, तो इसके अंदर कुछ डायग्राम्स है जो इजीली आपको समझ में आ सकते हैं। तो इसके लिए किताब खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ये बुक ले लो तो बहुत ही इजीली मेरे लेक्चर को फॉलो करो तो वो आसानी से आप समझ पाओगे। फिलहाल मैं आपको कैमरा में बता देता हूँ कि ये इस तरह से ये जो डायग्राम है हमारा, वो डायग्राम है, तो वो देख लीजिए, फिर मैं उसके ऊपर से बता देता हूँ। सबसे ऊपर सीईओ आता है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट हमने शो किए हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फिर है मार्केटिंग मैनेजर, फिर फाइनेंस मैनेजर और एक पर्सनल मैनेजर। अभी इनके नीचे इनके मतलब ये प्रोडक्शन और इनके नीचे ये रहता है कौन, तो ऑफिस मैनेजर रहता है। तो ऑफिस का बंदा क्या करता है, ऑफिस मैनेजर देखता है सेल्स डिपार्टमेंट को भी वो मतलब हैंडल करता है, प्रोडक्ट परचेस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट। मतलब जो उसके ऊपर रहेगा तो ये इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। और सबसे लोअर मतलब जो भी मतलब क्लैरिकल वर्क है, ऑफिस असिस्टेंट्स है, उसके अंदर रिसेप्शन आ गए, स्टेनोटाइपिस्ट आ गए, फिर है ऑफिस असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है और कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, अलग से कंप्यूटर ऑपरेटर रहते थे कई जगह ही है। अभी तो आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है कि हर सेल्स के बंदों को भी अपनी रिपोर्ट खुद ही बनानी पड़ती है। तो नाउ द कंप्यूटर नॉलेज इज वेरी मस्ट फॉर एवरीवन। सो सब आपको इस तरह से आपको मतलब ये करना पड़ता है कि स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है और रिपोर्ट अपर लेवल पर भेजनी पड़ती है। सो गाइस, आपको ये बुक खरीदोगे तो आपको इजीली मतलब डायग्राम के हिसाब से आप समझ पाओगे। आगे भी डिपार्टमेंट मतलब डायग्राम्स है, और उसके बाद कुछ ऑफिस के ऑटोमेशन आएंगे, आपको बोलूंगा तो आप सर्च भी कर लोगे। पर बुक के अंदर अगर आपको कुछ क्वेरी रही, आपको क्या बोलता हूँ कि इजीली कोई भी वर्क करो आप, इजीली आपको कोई भी सब्जेक्ट समझना हो ना, तो उसको आप पहले रफली पढ़ो। कोई भी 10th 12th हो या ग्रेजुएशन हो, आप पहले उसे एक इजीली पढ़ लो। फिर क्लास में अगर लेक्चर लिया जाता है तो टीचर या जो भी आपके प्रोफेसर है, लेक्चर है या फैकल्टी है, जो भी वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो दिमाग में बैठेगा। फिर वापस घर जाके या फिर वापस उसे बुक को रिफर करो ना, उस वक्त बुक की जरूरत पड़ती है, तब आप इजीली उसको समझ पा रहे हैं, पाओगे कि हाँ आगे समझा था वो थोड़ा 50% भी नहीं था, 25% था, फिर 50% समझ में आया जब एक्सप्लेन किया फैकल्टी ने। उसके बाद आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा 75% रहेगा, कुछ क्वेरी रहेगी तो फिर से आप रिफर कर पाओगे। तो कभी भी आपको रिफर करोगे ना, तो उससे अभी तो आपको इतनी फैसिलिटी है कि इंटरनेट पे सब वीडियोस मिल जाते हैं या यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप अपने आप को रिफर करके आपके क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद भी मैंने बोला है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्वेरीज है, तो वो मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं, और काफ़ी लोग पूछते भी है।
कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जैसे बुक को खरीदने के बाद उन्होंने जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको उसी तरह से वो रिफर कर रहे हैं, तो वो इजीली समझ पा रहे हैं। कई तो जो वर्किंग पर्सन है ना, तो उनको इतनी इजी हो गया है कि हम हमारे अपर लेवल के जो भी मैनेजर हमें जो ऑर्डर देते हैं, तो हम इसीलिए कार्य मतलब जो स्पीड है हमारी वर्क पे वो बढ़ गई, क्योंकि आप समझोगे तो आप समझ पाओ, समझोगे तो आप उस रास्तों पे चल जाओगे। ये एक अननोन सिटी की तरह है कि भाई हमें सिटी का कुछ मैप हमें हमारे हाथ में हो ना, तो हम चले जाते हैं, शायद भले वो चाहे हमने सिटी देखी हो या ना देखी हो। तो कहने का मतलब है इट इज द ट्रैक, मैप ट्रैक है जो आपको इजीली वहां तक पहुंचाता है। सो बुक इज ऑलवेज योर फ्रेंड। मैं अपने बच्चों को कई बार मैं लाइफ स्किल्स के लेक्चर लेता हूँ, और उनके कुछ क्वेरीज होती है। देखो मैंने उनको एक ही बात बोली कि संजय सर आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, अब 3-4 महीने के कोर्स के बाद शायद मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तब तक आपको मैं मिलूंगा। तो मैंने जो भी वहाँ की थी तब तक बैक बैच के जो बच्चे थे वो आते थे अपनी प्रॉब्लम लेकर, तब तक मैं उनको गाइड भी कर सकता था। पर अब फिर बाद में फोन पे भी कर सकता था। पर कई बार ऐसा होता है ना कि नंबर बदल जाते हैं, मैं भी कई जगह बिजी भी हूँ। आई एम ऑलवेज विथ द ऑल माई स्टूडेंट, कभी भी आप मुझे कॉल करो अपने। तो कहने का मतलब मैंने उनको लेक्चर में कई बार बताया कि लाइफ स्किल की कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स है जो आप अपने घर में अपनी लाइब्रेरी में 4-5 बुकें तो रख दो। पहली बार आपको सब शायद नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार आपको वो प्रॉब्लम को टैली करोगे तब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हर जिंदगी में हर चीज का सॉल्यूशन बुक से मिल ही जाता है। मतलब तो कहने का मतलब है ऑलवेज वी आर नॉट, मतलब हम कहीं आपके साथ कंटिन्यू अवेलेबल नहीं रहेंगे, कभी कभी कुछ चीजें शेयर करना भी मुश्किल होता है, तो आपको उसका सॉल्यूशन बुक के अंदर इजीली मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अच्छी किताबों का मैं एक बाद में आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि ये बुक जो है वो आपकी पास खरीद लो। मैं देखो वो नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्टली है तो आप खरीदो, पर कहने का मतलब है हमें अंदर की नॉलेज की ज़रूरत है। सेकंड में भी मिले तो हमें अंदर का नॉलेज लेना है। हमें फ्रेश बुक नहीं मिले तो सेकंड में भी खरीद लो, पर वो बुक आपके साथ रहनी चाहिए। तो बुक हमारी फ्रेंड है। और इसी तरह से कुछ किताबें मैंने आज तक, मैंने जब से डिप्लोमा मतलब लिया है तब से भी कई बुक मेरे पास, कई बुक पड़ी हुई है। कभी कभी मुझे भी क्वेरी रहती है, ऐसा नहीं कि हम वी आर द मतलब हमारे पास सब सॉल्यूशन रहता है, नहीं रहता है। जमाना बदल गया, सॉल्यूशन के उसके सॉल्यूशन अलग अलग हो गए हैं। सो कहने का मतलब है कि हम हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं रहता तो हम भी बुक रिफर करते हैं। और जितनी भी बार बुक रिफर करोगे ना उतने बार कुछ नया ही सीखने को आपको मिलेगा। जैसे गाने हमारे हैं, कुछ गाने या कुछ संगीत ऐसा भी है कि उस चीज को आप सुनोगे समझोगे तब उसके डीपनेस ऑफ वर्ड आप समझ पाओगे। सो बुक इज ऑलवेज योर फ्रेंड। सो आप परचेस कर लीजिए जो आपको कंटिन्यू काम आएगी, और प्राइसिंग भी उतनी है जो अफोर्डेबल है सबके लिए। सो गाइस, हमने इसके अंदर 2 पॉइंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रकार है, उसके अंदर देख 2 ही पॉइंट हमने डिस्कस किए, जिसमें लाइन और डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 की चर्चा की, अगली बार हम देखेंगे लाइन एंड स्टाफिंग, और फिर लास्ट में है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। इस 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।